स्फीति में बारिश का शेष भाग अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यानी आश्चर्य। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। स्फीति में इतने कम लोग क्यों हैं, ये एक आश्चर्य की बात है। और ये और बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये लोग इतनी ठंड में यहाँ किस प्रकार से बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्फीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। लेखक ने वहाँ की विषम परिस्थितियों को जब दूसरों को बताया कि यहाँ रहना बड़ा दुर्गम है, जो माइनस का टेम्परेचर यहाँ रहता है, तो यहाँ का जीवन स्तर बहुत ही खतरनाक है। ऐसी स्थितियों में लोगों को यही लगा कि ये लोग यहाँ किस प्रकार से रहते हैं, ये लोग वहाँ रहते क्यों हैं। जब इतना मौसम ख़राब रहता है तो इनको अन्यत्र स्थान चले जाना चाहिए। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। ये ऐसे ठंडे प्रदेश के भाग हैं जो पूरे भारत से 8 या 9 महीने तक बिल्कुल कटे रहते हैं। कोई संदेश वाहक नहीं, कोई आना जाना नहीं, ठंड में ठिठुरे रहते हैं। सिर्फ एक फसल उगती है पूरे वर्ष में। लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म करके गर्म कर रख सकें। वृत्ति भी नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है। फिर क्यों यहाँ लोग बेबस होकर रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं। या फिर बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। लेखक कहता मैं नहीं जानता क्यों ये लोग बेबस होकर के यहाँ रहते हैं। उस भौगोलिक स्थिति में उनमें जो सर्वाइवेशन है वो है, इस कारण से वो रहते हैं। और मातृभूमि का भी एक लगाव होता है, जो जहाँ रहता है उसके अलावा वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। तो इस कारण से वो सदैव अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, चाहे जैसी विषम परिस्थितियाँ हों। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ ये रह रहे हैं बराबर। इसलिए रह रहे इन लोगों के विषय में कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को पहले सिद्ध कर सकें, स्फीति में रहने वालों को नहीं सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क के परे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर तर्क करना ही विफल हो जाता है और इनमें तर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्फीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्फीति के पहाड़ों का भी है। स्फीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे हैं। लाहौल स्पीति यानी लाहौल स्पीति से भी यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं। नंगे हैं यानी कोई वृक्ष इस पर नहीं है, भव्य हैं, विशाल आकार में फैले हुए हैं। इनके सिरों पर स्फीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद मतलब यहाँ पर जो स्फीति के व्यक्ति हैं वो यहाँ घूमते हैं, उनकी आवाज़ें यहाँ गूंजती हैं, ऐसा लेखक अनुमान कर रहा है। या गूंजी होंगी, कुछ ना कुछ लोग यहाँ आते रहे होंगे, उनका आर्तनाद यानी उनको इतनी ठंड में यहाँ की विषम परिस्थितियों में उनकी जो आवाज़ लेखक के कानों में गूंज रही है, ऐसा उसे आभास हो रहा है कि जो पहले पूर्व में यहाँ कैसे रहे होंगे। शिव का अट्टहास नहीं, हिमालय भगवान शिव का घर है तो शिव का अट्टहास नहीं, इनका आर्तनाद जरूर यहाँ छिपा है। हिम का आर्तनाद नहीं, जो बर्फ़ गिरती है उसका भी नहीं। ठिठुरन या गलन है, वो व्यथा है, विकार है। ये सब परेशानी है इन लोगों को, व्यथा माने परेशानी। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती है। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, यानी बीचों बीच हिमालय में ये स्पीति बसा हुआ है।
हिमालय लगभग हिमालय जो रेंज है 2500 किलोमीटर लंबी रेंज है, जो शिवालिक आदि पहाड़ियों में बटी हुई है। जिसे भी हिमालय जानते हैं वहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है, हिमालय की तलहटी है, हिमालय का निचला भाग है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, पीर पंजाल, या ऐसा भी कुछ इसका नाम भी है इसकी तलहटी का। तो हिमाचल, शिवालिक और ऐसे ये 3 भागों में बटा हुआ है पूरा। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है और इसमें भी लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र सतह से लगभग ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है ऊंचाई, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है ही। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ यानी चोटियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। और बारालाचा दर्रे पहाड़ों के संकीर्ण रास्ते, दो पहाड़ों के बीच के संकीर्ण रास्ते दर्रे कहलाते हैं। बारालाचा के दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट यानी 16,221 फीट से लगातार 16,500 फीट का लगाया जाता है अनुमान। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका अर्थ हुआ कि कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हुम ये मंत्र है बौद्धों का, उनका बीज मंत्र, इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ, यानी बौद्ध भिक्षुओं ने इतना जाप किया कि वह इन नाम पर श्रेणियों को भी नाम दे डाला। जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हें माने श्रेणी यानी माने बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मंत्र जपे गए यहाँ, जिसमें माने शब्द का प्रयोग हुआ, जिस कारण से यहाँ इन पर्वत श्रेणियों का नाम भी माने पड़ गया। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई लगभग 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी छोटी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, कहीं ऊंची कहीं नीची। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से भी ऊंचे बसे हैं, समुद्र लेवल से, वाटर लेवल से। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। मध्य हिमालय में स्पीति स्थित है। इसके पार बाहरी हिमालय है। उसकी एक चोटी 23,064 फीट यानी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इनमें से कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं, यानी चारों तरफ एकदम पहाड़ी ही पहाड़ियाँ हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हें बार बार ऊंचाइयाँ बता रहा हूँ, तो इसके चक्कर में मैं नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लौसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, क्योंकि इन पर जाना और इनसे होड़ लगाना यानी बचना मुश्किल। दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। हाँ, कभी कभी इनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है।
कई लोग अपनी शान के लिए बड़ी बड़ी एवरेस्ट जैसी चोटियों पर चढ़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, अभिमान के साथ नहीं, अभिमान को दूर करके इन चोटियों पर चढ़ें, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें और इस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है, युवावस्था में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की जो चोटियाँ हैं बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, यानी बूढ़े बौद्ध भिक्षु जो कहलाते हैं उन्हें लामा कहते हैं। उन्होंने माने मंत्र का जाप किया जिसके कारण से ये उदास हो गई हैं और युवा वीरों से कहते हैं भारत के कि आकर हम पर चढ़ करके देखो। युवक युवतियाँ किलोल करें और यह भी हर्षित हो, अभी तो इन स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। स्पीति के लोगों का आर्तनाद इन पर जमा हुआ है। जैसे ही युवा वीर इनके ऊपर जाएंगे तो इनका इतिहास कुछ और प्रसिद्ध हो जाएगा। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघलें। युवा लोग आएंगे, उनकी अट्टहास की गर्मी से इनका मान मर्दन होगा, इससे उनका पिघलना निश्चित ही है, यानी पिघलने के ही बराबर है। यह एक युवा निमंत्रण है कि युवाओं को आकर के यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देश दुनिया में इन चोटियों को परिचित कराना चाहिए। लाहौल की तरह ही स्पीति में 2 ऋतुएँ होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। 6 ऋतुएँ ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु हेमगर शिशिर बसंत, यानी 6 ऋतुएँ होती हैं, हेमंत शिशिर बसंत। वह अभ्यास दोष के कारण हैं 6 ऋतुएँ। यहाँ जून से सितंबर तक एक अल्पकालिक बसंत ऋतु रहती है, केवल जून से सितंबर तक। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है, पूरे साल ठंड रहती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी से औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता है। बसंत में दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इतनी ठंड पड़ती है। कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों के लिए आता है। बसंत में स्प्रिंग मौसम, तो बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है और यहाँ ठंडक भी लाहौल की इससे ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज़ चलती हैं। मुँह हाथ और खुले अंग हैं तो इनमें से जैसे सूल की तरह चुभती हैं ये हवाएँ, सूल यानी कांटे की तरह चुभती हैं। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कवि कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, क्योंकि जो कालिदास ने ऋतु संहार लिखा है उसमें वर्षा का ही वर्णन है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। यह पावस यानी वर्षा ऋतु यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य यानी सुंदरता लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा इनके संवेदन का अंग नहीं है। ये समझे कि पानी आ जाए और आ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। वह यह जानते नहीं है कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, अधिकतर ठंड रहती है, मस्त हाथी चिगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं,
मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। इन समस्त भौगोलिक परिस्थितियों को वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वहाँ अधिकांश समय ठंड ऋतु ही रहती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियाँ और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्फीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्फीति में कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती है। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या यानी तो कोई उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊपन नहीं है। स्फीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें दो किस्म की, जौ गेहूँ यानी जवा और गेहूँ, मटर और सरसों, ये फसलें होती हैं। इसमें से जो मुख्य है सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नालों का ही प्रयोग किया जाता है। उन पर बनाए गए कूल किनारे, ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं और इन्हीं के सहारे से सिंचाई की जाती है। स्पीति नदी का तट इतना ऊंचा चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेतों के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, वहाँ से जल हटाया जाए, फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है, यानी वनस्पति रहित है। वर्षा यहाँ एक घटना है। अगर वर्षा हो गई तो बड़ा सौभाग्य माना जाता है। एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। लेखक कह रहा है कि काजा के डाक बंगले में, रेस्ट हाउस में हम सो रहे थे, तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की और खिड़की और पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुँह और हाथ को जैसे छीलने लगा। इतनी ठंडी हवाएं अंदर आईं। मैंने पल्ला भिड़ा और उसकी आड़ से देखने लगा तो देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी ठंडी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, यानी तिरकिक धुम। इस तरह से दुंग छेन को हवा बजा रही हो, ये वाद्य यंत्र हैं दुंग छेन, और महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही हो, ऐसा लग रहा था। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि आप हमारी यात्रा बहुत शुभ रही। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई। इस तरह से इस पाठ का अंत होता है। वास्तव में स्पीति के लोगों का जीवन बहुत ही दुर्लभ स्थितियों से भरा हुआ है और इनका जीवन विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है। इन पहाड़ी जीवनों में लोग किस तरह से जीते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती है। ये विषम परिस्थितियों से भरा हुआ जीवन। लेखक कहता है यहाँ लोग जीने के लिए बाध्य क्यों होते हैं, मैदानी इलाकों में क्यों नहीं आ जाते हैं। लेकिन लोगों की मातृभूमि से जुड़ी हुई ममता उन्हें वहाँ रहने के लिए विवश करती है। जय हिंद, जय भारत।